एक बार पुनः स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा। आज हम वर्णमाला में शामिल विभिन्न वर्णों का वर्गीकरण करते हैं और ये देखते हैं कि वो वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। तो वर्णमाला जो आपकी पूरी वर्णमाला जो बनी है उसमें दो प्रकार के वर्ण पाए गए हैं। एक को स्वर और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। तो हम पहले स्वरों का वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद में व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि वर्गीकरण से भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ में वर्गीकरण की ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण से करने से पहले ये भी जान लें कि स्वर है क्या। तो पिछली कक्षाओं में भी हमने चर्चा किया था, आज भी एक बार देखा जाए। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। सामान्य सा परिभाषा। अब स्वर हैं कितने ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या 11 होती है। 11 में कौन कौन से स्वर शामिल हैं? अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। 2 2 4 2 6 7 4 11। अब इन्हीं 11 स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे। वर्गीकरण के कई आधार हैं। तो जो मुख्य आधार हैं जिनसे परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम बेसिकली उसी पर बात करेंगे। बाकी वर्गीकरण का आधार तो बहुत सारा है। तो अब एक एक करके वर्गीकरण हम पर बात करते हैं। तो ये स्वर का वर्गीकरण करें। स्वर का वर्गीकरण तो जो पहला वर्गीकरण है वो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक को हम मूल स्वर कहते हैं
और दूसरे को संधि स्वर कहते हैं। एक आपका मूल स्वर हो गया और दूसरा संधि स्वर हो गया। तो अब मूल स्वर क्या होते हैं और संधि स्वर क्या होते हैं, इस पर बात किया जाए। और उन 11 स्वरों में कौन से स्वर मूल हैं और कौन से संधि स्वर हैं। तो मूल स्वर की यदि हम बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है। तो जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से मिलकर के नहीं हुई है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से मिलकर के नहीं हुई है, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। यहां हम लिख सकते हैं कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं हुई है, उसे मूल स्वर कहते हैं। ये इसका एक सामान्य परिभाषा हो गई। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है, उसे मूल स्वर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्वर शामिल हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से या अन्य स्वर को मिलाकर के नहीं हुई है। तो इसमें बेसिक जैसे आपका अ है, ई है, उ है और री है। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर को मिलाकर के नहीं हुई है, तो इनको हम मूल स्वर की श्रेणी में रखते हैं, जो आ, ई, उ और री हैं। तो ये हो गए आपके मूल स्वर। उत्पत्ति के आधार पर एक वर्गीकरण ये है मूल स्वर। दूसरा जो आपका है वो है आपका संधि स्वर। तो संधि स्वर क्या होते हैं, इसको परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर को मिला करके हुई है, उसको हम संधि स्वर कहते हैं। यहां लिख सकते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी
अन्य स्वर से मिलकर हुई है, उसे संधि स्वर कहते हैं। ये संधि स्वर की परिभाषा हो गई, अर्थात ये स्वर कहीं ना कहीं किसी अन्य स्वर से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मान लिया जाए है आपका आ या बड़ा कह लीजिए, तो ये किसी अन्य स्वर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम संधि स्वर कहते हैं। अब देखिए संधि स्वर में भी कैटेगरी है, संधि स्वर को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। वो कौन कौन है? तो संधि स्वर भी दो प्रकार से हैं। यदि संधि स्वर की बात किया जाए तो ये भी दो प्रकार से हैं। एक है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अर्थात जो आपका संधि स्वर है वो भी दो प्रकार से है, एक दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ये संधि स्वर में ही है, संधि स्वर में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब जैसे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जैसे आपका बड़ा आ हो गया, जैसे बड़ी ई हो गई, जैसे बड़ा ऊ हो गया। अच्छा दीर्घ क्यों है? क्योंकि बड़ा आ किन दो स्वरों से मिलकर बना है? आ प्लस आ, या छोटा आ और छोटा। तो छोटा और छोटा मिलकर क्या हो गए? बनेगा बड़ा, मतलब दीर्घ हो गए। जैसे ई, छोटी ई प्लस छोटी ई, ये मिलकर के अपने का दीर्घ हो गए छोटा ऊ और छोटा ऊ, ये मिलकर के अपने का दीर्घ हो गए और हो गया बड़ा। तो ये आपके जो संधि स्वर हैं उसमें पहला दीर्घ स्वर हो गए, जो अन्य स्वर से मिलकर बने हैं और मिलकर के अपने का दीर्घ हो गए, समान मिलकर के अपने का दीर्घ हो गए, इसलिए इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण है। दूसरा आपका संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर अब संयुक्त क्या होता है और कौन कौन से स्वर जो संयुक्त स्वर में हैं? जैसे मान लिया जाए आपका ए है, आई है, ओ है और औ है, ये संयुक्त स्वर है। अब संयुक्त कैसे हैं, कैसे मिलकर? जैसे ये आ प्लस ई बराबर ए हो गया, आ और ई मिलकर के ए बन गया, ये संयुक्त हो गए। जैसे आ प्लस ए, ये मिलकर आई हो गया, ये भी संयुक्त हो गया। ओ आ प्लस ऊ, ओ हो गया, ये संयुक्त हो गया। औ में आ प्लस ओ,
प्लस ओ, ये मिलकर के औ हो गया। तो ये आपके संयुक्त स्वर हो गए ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त स्वर हो गए। आ ई उ री ये मूल स्वर हो गए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये संयुक्त स्वर हो गए। तो कुल मिलाकर के उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में स्वर को बांट दिया गया है, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर में आ ई उ और री, संधि स्वर में दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और संयुक्त में ए ऐ ओ और औ। तो ये स्वर का जो पहला वर्गीकरण है, ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब और कुछ आगे वर्गीकरण यदि हम बात करें जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो वो कौन सा वर्गीकरण है? तो अब जो स्वर का वर्गीकरण है वो उच्चारण स्थल के आधार पर या स्थान के आधार पर वर्गीकरण की बात की है। उच्चारण स्थल या स्थान का मतलब क्या हुआ? किन किन स्थान से इन जो स्वर है 11 उनका उच्चारण होता है। तो बेसिकली कंठ से शुरू होकर के कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओठ, और कुछ ऐसे हैं जिनका ओठ और दांत दोनों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कंठ और ताल या यूं कह लें ओठ और ताल दोनों का सहारा लेना पड़ता है। तो कैसे कैसे इनका उच्चारण होता है? तो जो कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर हैं उनमें आ मतलब छोटा आ और बड़ा आ साथ साथ में। अच्छा, अब स्वर की अगर हम बात करें तो ये जैसे आ भी इसके साथ लिखा जाता है, लेकिन जब हम बात स्वर की करते हैं तो चूंकि आ जो है अयोगवा होता है, उच्चारण स्थल तो वही है, कंठ ही है, लेकिन यदि हम यहाँ लिख दें और ऊपर चूंकि लिखा है स्वर का वर्गीकरण, तो चूंकि अयोगवा आ होता है तो हम इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। तो आ और आ ये कंठ से उच्चारित है। ताल से जो उच्चारित होने वाला स्वर है वो छोटी ई और बड़ी ई है, जिनका उच्चारण ताल से होता है। उसके बाद में मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, वो स्वर आपका री है। री का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है। उसके बाद में ओठ से ऊ और ऊ हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया। उसके बाद में कंठ और ओष्ठ से कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से जिनका उच्चारण होता है वो ओ और औ हो गए। अब कंठ और ओष्ठ ओ और औ हो गया। उसके बाद में
ए और ऐ, इसको पहले भी लिखा जा सकता है, कंठ और ताल को मिला लिया जाए तो ए और ऐ हो गया। अब यदि हम चूंकि अंग और आयोग हुआ है तो उसको यहाँ शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो यदि अंग को शामिल करेंगे तो नासिक से उसका उच्चारण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये तो शामिल कर लें, हम अंग को शामिल कर लें तो नासिक से उसका उच्चारण हो जाएगा, नासिक से अंग का उच्चारण हो जाएगा। और यदि विसर्ग को भी शामिल कर लें तो कंठ से उसका उच्चारण हो जाएगा, तो आ को भी शामिल कर लें। तो इस प्रकार से स्वर का उच्चारण कहां से शुरू होता है, कंठ आ को भी शामिल कर लें, उसके बाद में ताल ई मूर्धा री हो गया, उसके बाद में कंठ और ताल को मिलाकर लिया जाए तो ए ऐ, कंठ और ओष्ठ को मिला लिया जाए तो ओ औ, और नासिक से नाक का सहारा लेकर के जिस का उच्चारण होता है वो हम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थल के आधार पर यदि हम स्वर का वर्गीकरण करें तो इस प्रकार से कहां से उनका उच्चारण होता है ये इनका वर्गीकरण हो जाता है। अब और बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते हैं, सामान्य सा वर्गीकरण हो गया। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में वो व्यंजन का वर्गीकरण पूछा जाता है और वो उच्चारण स्तर के आधार पर पूछ लिया जाता है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पूछ लिया जाता है और उस प्रयत्न में अभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, इसके आधार पर पूछ लिया जाता है, घोषत्व के आधार पर पूछ लिया जाता है, प्राणत्व के आधार पर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से स्वर का वर्गीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि व्यंजन का इंपॉर्टेंट है। तो अब हम व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे कि जो आपके व्यंजन हैं उनका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। तो जो व्यंजन का वर्गीकरण है तो इस पर भी कई आधार अपनाए गए हैं। जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट आधार है उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकरण। जो पहला वर्गीकरण है वो कहां से व्यंजन कंठ ताल मूर्धा दंत्य ओष्ठ किन किन स्थानों से इनका उच्चारण होता है उसी को कहते हैं उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकरण। तो अब हम वर्गीकरण करते हैं। तो जैसे कंठ है, कंठ से किन किन व्यंजन का उच्चारण होता है। तो समस्त का वर्ग वाले जो व्यंजन होते हैं उनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, ये इन व्यंजनों का वर्गीकरण कंठ से होता है। उसके बाद में ताल से शुरू करें। ताल से किन व्यंजनों का उच्चारण होता है तो इस पर बात कर लें। चा, छा, जा, झा, या साथ साथ में या और सा का भी उच्चारण ताल से होता है।
अब ताल के बाद मूर्धा का स्थान आता है, तो मूर्धा से उच्चारित होने वाला व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ड़। साथ साथ में स का भी उच्चारण मूर्धा से ही होता है। अब मूर्धा के बाद कंठ, ताल, मूर्धा। अब मूर्धा के बाद में दंतमूल का स्थान आता है। दंतमूल कौन सा स्थान? जहां से दांत की जड़ होते हैं। दंतमूल, मूल मतलब जड़ होता है, तो वहां से किस व्यंजन का उच्चारण होता है? दंतमूल। तो दंतमूल से रा और ला का उच्चारण होता है। दंतमूल से रा और ला का उच्चारण होता है। ये कई बार पढ़ने का विषय है, बहुत ज्यादा इसमें आप समझने की कोशिश हम बहुत ज्यादा प्रयास में करेंगे, तो साथ साथ में क्या करते हैं, आप लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो ये हो गया दंतमूल से। अब आगे बात करें तो दंतमूल के बाद दंत का स्थान है, तो दंत से जो उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं वो ता, था, गा, धा, ना, और इसमें सा का भी उच्चारण दंत से होता है। उसके बाद में अब ओष्ठ, दांत के बाद ओष्ठ का नंबर आया, तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसमें पा, फा, बा, भा और मा का स्थान इसमें आ जाएगा। पा, फा, बा, भा, मा का स्थान इसमें आ जाएगा। अब दंत और ओष्ठ दोनों को मिला करके दंत और ओष्ठ, क्योंकि तमाम ऐसे व्यंजन हैं जिनमें दो स्थानों का योग होता है तब वो उच्चारित होते हैं। जैसे दंत और ओष्ठ, इससे उच्चारित होने वाला व्यंजन आपका वा हो गया। वा का उच्चारण करते समय दांत का भी सहारा लेना पड़ता है और ओंठ का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ से हो गया। तो इस प्रकार जो है उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन का वर्गीकरण है। अच्छा, कहीं कहीं नासिक व्यंजन भी कह लिया जाता है। नासिक व्यंजन अर्थात उच्चारण करते समय नाक का सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें हर वर्ग के जो पंचमाक्षर हैं, अर्थात का, चा, टा, ता, पा, जो 5 वर्ग हैं उनके जो अंतिम अक्षर हैं अंगा, या, णा, ना, मा, यदि उसको उच्चारण करके देखिए तो आपको नाक का सहारा लेना पड़ेगा। अंगा, या, णा, ना और मा। तो इसलिए इसको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं अंगा, या, णा, ना और मा, ये हर वर्ग के पंचमाक्षर हैं। तो ये नासिक का सहारा लेकर के इनका उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए इनको हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो व्यंजन का वर्गीकरण हुआ, ये कहां-कहां से उच्चारित होते हैं, अर्थात उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान के आधार पर इनका ये वर्गीकरण हुआ। अगले वीडियो में हम आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और वर्गीकरण का जो आधार है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।